Hello everyone, welcome back once again. Welcome back to Target IES. I am Tech Chandeshwar and you are studying electrical machines. हमने अभी तक मशीन का कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया है? We have completed our DC machines, okay, DC motor, DC generator. We have also completed our transformers. Now क्या क्या बचता है? इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन. तो सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. व्हाट इज सिंक्रोनस मशीन? सिंक मीन्स क्या होता है? आपने मोबाइल में भी देखा होगा, लाइक सिंक योर मोबाइल टाइम विद द इंटरनेट टाइम. सिंक मीन्स होता है साथ साथ और टुगेदर, ठीक है. तो इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन देयर आर टू थिंग्स जो क्या होती हैं, साथ साथ चलती हैं. क्या होता है? एक तो मेरा स्टेटर है. स्टेटर में क्या होता है मेरा? थ्री फेज. स्टेटर में क्या होता है मेरा? थ्री फेज. स्टेटर में थ्री फेज होता है तो मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो मेरा स्पेस में घूमता है, स्पेस में रोटेट करता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड क्या होता है मेरी रोटर में? मैंने क्या दी? सप्लाई. रोटर में देता हूँ डीसी सप्लाई. In case of my synchronous machine, my rotor is excited as well as my stator is excited, so it is a doubly excited machine. A synchronous machine is always a doubly excited machine. ठीक है, मीन्स इसका स्टेटर भी एनर्जाइज होता है, इसका रोटर भी एनर्जाइज होता है. ठीक है, तो मेरा एक रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, एक मेरा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? लॉक, और दोनों साथ साथ रोटेट करते हैं. ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? लॉक, बिल्कुल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों लॉक होते हैं, साथ साथ रोटेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड इन सिंक विद ईच अदर. इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? सिंक्रोनस मशीन्स. ओके, जो मेरा फील्ड सर्किट है, फील्ड जो होता है मेरा यहाँ पे रोटर पे, उसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द वर्किंग फ्लक्स. यहाँ प्रोवाइड करता हूँ मैं डीसी, और मेरा स्टेटर में क्या आता है मेरा? एसी. ओके, जनरली ऑल माई सिंक्रोनस मशीन्स जो भी ऑल्टरनेटर्स होते हैं अबव ए पर्टिकुलर रेटिंग क्या होते हैं? स्टेटर पे आर्मेचर होता है सबका, और रोटर पे क्या होता है? फील्ड सर्किट. ठीक है, तो मेरे फील्ड में क्या है? मैं एक डीसी सप्लाई देता हूँ, जैसे डीसी सप्लाई. मेरा फील्ड सर्किट है. डीसी के लिए क्या होता है? जस्ट इक्विवेलेंट टू ए रेजिस्टेंस. बस इसमें क्या जाता है? करंट जाता है. तो जितनी भी करंट जाता है क्या जाता है मेरा? आई स्क्वायर आर, हीट लॉस. ठीक है, तो जितनी भी मैं पावर देता हूँ अपने रोटर को, द एंटायर पावर इज डिसिपेटेड एज हीट. ओके, और मेरा रोटर का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स द वर्किंग फ्लक्स. जो फ्लक्स मेरा कंडक्टर को कट करेगा, और कंडक्टर को मेरा फ्लक्स कट करेगा तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा इन ए जनरेटर. सिमिलरली जब मैं मोटर की बात करूंगा तो मैं स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दूंगा. इन स्टेटर आई विल सप्लाई थ्री फेज पावर. थ्री फेज पावर से क्या होगा? मेरा एक आरएमएफ बनेगा इन द मोटर. आरएमएफ बनेगा मीन्स आरएमएफ मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फिर मैं क्या करूँगा? अपने डीसी रोटर है जो, उसमें डीसी सप्लाई दूंगा. रोटर में डीसी सप्लाई देने में क्या होंगे? मेरे पोल्स बनेंगे, लाइक नॉर्थ पोल, साउथ पोल. तो जो मेरा आरएमएफ जा रहा है, वो आरएमएफ मेरा इससे अट्रैक्ट करेगा कहीं ना कहीं पे, एंड माई रोटर ऑल्सो स्टार्ट्स टू रोटेट. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ माई सिंक्रोनस मशीन ओवर द इंडक्शन मशीन और डीसी मशीन? जो सिंक्रोनस मशीन होती है, इसकी स्पीड इज वर्चुअली कॉन्स्टेंट. अगर आपको कोई भी मोटर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो दे सकती है तो वो कौन सी मोटर है मेरी? सिंक्रोनस मशीन, या फिर ओवर कंपाउंडेड डीसी मोटर. तो हमने बात की थी वहाँ पे, उसको छोड़ो. बट मेरी जो सिंक्रोनस मशीन होती है, इट इज ट्रूली ए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मशीन. मेरा फुल लोड पे भी दो पोल की मशीन है मेरी, तो नो लोड होगा तो भी 3000 आरपीएम, और फुल लोड होगा तो भी 3000 आरपीएम. क्यों? क्योंकि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग. मैग्नेटिक लॉकिंग मीन्स रोटर का मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं, उसके बाद रोटेट कर रहे होते हैं. ठीक है, ये मेरी सिंक्रोनस मशीन. इसके और भी ज़्यादा एडवांटेजेस है कुछ, वो हम आगे आते जाते जैसे जैसे मशीन पढ़ेंगे हम आगे आगे देखते रहेंगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं. और जो मेरा आर्मेचर होता है, सो यहाँ पे मेरा आर्मेचर कहाँ था? स्टेटर पे. जो आर्मेचर होता है, इसमें होता है मेरा मेन वर्किंग करंट, जिससे मेरी पावर ट्रांसफर हो रही है. सो इट डज द एंटायर वर्क ऑफ द पावर ट्रांसफर. जो मेरा रोटर है, इट प्रोवाइड्स ए मीडियम टू ट्रांसफर द पावर. मीडियम क्या है मेरा? फ्लक्स. गॉट इट? नाउ लेट्स सी वन डाटा ऑफ द मशीन. किसी भी जनरेटर का डाटा है मेरा 247 MVA जनरेटर है. इसका आउटपुट, रेटेड आउटपुट क्या है मेरा? 247 MVA. क्या है मेरा? अपेरेंट पावर 50 हर्ट्स, 3000 आरपीएम. 3000 आरपीएम का मतलब अगर मेरा 50 हर्ट्स है, ऑलवेज रिमेंबर द सेम इक्वेशन. व्हाट इज माय स्पीड? माय स्पीड इज n इज इक्वल टू 120 F/P. डीसी मशीन के केस में मैंने इसका डेरिवेशन भी किया था, NP बाई 120 इज इक्वल टू F. कोई भी कर सकते हो आप. अगर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्स. यहाँ से देखो, फ्रीक्वेंसी मेरी 50 हर्ट्स है, और मेरा क्या है? 3000 आरपीएम मेरी स्पीड है, अपॉन नंबर ऑफ पोल्स P. तो P क्या आएगा मेरा?
P विल बी 2। दैट मीन्स अगर मेरी मशीन 2 पोल की है तो उसकी स्पीड क्या होगी 3000 RPM। ओके, और ये क्या मेरा मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स कितने पॉसिबल एक मशीन में, द मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स पॉसिबल इन अ मशीन इज 2 पोल ओनली। 2 पोल से कम की आप मशीन नहीं बना सकते क्योंकि कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। सो अब इसकी क्या देखता हूँ मैं, नेम प्लेट। आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज है, 15.75 kV। इट इज द आउटपुट। कौन सी वोल्टेज, जो वोल्टेज मेंशन होती है वो क्या होती है 3 फेज में, ऑलवेज लाइन टू लाइन वोल्टेज। इट इज VLL, लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑन द जनरेटर आउटपुट टर्मिनल्स। 9050 एम्पियर्स, ये क्या है मेरा लाइन करंट, लाइन करंट ऑफ द जनरेटर। ये क्या है मेरा स्टार कनेक्टेड। हम स्टार कनेक्टेड क्यों रखते हैं जनरेटर्स को, आगे आके वैसे तो आएगा, आगे डिस्कशन करेंगे तो आएगा। मैं अभी के लिए बता दूं आपको, जो मेरे जनरेटर की जो वोल्टेज होती है दैट इज नॉट परफेक्टली साइनसोइडल। जो वोल्टेज मेरी इंड्यूस होती है वो परफेक्टली साइनसोइडल नहीं होती। अगर मैं स्टार बनाता हूँ तो क्या फ़ायदा है मेरा, जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है वो फेज में तो आती है बट इट इज़ अनेबल टू कम इन टू द लाइन। मेरी जो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज में नहीं आ पाती। इन केस ऑफ लाइन वोल्टेज देयर इज नो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, क्योंकि अगर आप लाइन में देखोगे सब टोटल करोगे तो VR जीरो प्लस में VY जीरो प्लस में VB जीरो, KVL लगाओगे तो इक्वल्स टू जीरो एंड KVL इज नेवर वायलेटेड। ठीक है, और ये कंडीशन मेरी कभी भी पॉसिबल होगी नहीं जीरो सीक्वेंस में, क्योंकि जीरो सीक्वेंस क्या होता है VRO इक्वल्स टू VYO इज इक्वल्स टू VBO इक्वल्स टू सपोज V। ये होता है मेरा जीरो सीक्वेंस वोल्टेज। तो जीरो सीक्वेंस वोल्टेज मेरी कभी भी लाइन वोल्टेज में नहीं आती, इसलिए हम क्या करते हैं स्टार यूज करते हैं कि फेज में तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं। अगर मैं न्यूट्रल को आइसोलेटेड छोड़ दूंगा तो फेज में तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं है और लाइन में आ नहीं सकती। बट सपोज अगर मैं अपने जनरेटर को करता हूँ डेल्टा कनेक्टेड, इफ माई जनरेटर इज डेल्टा कनेक्टेड, तो क्या होगा मेरा जो मेरी जीरो सीक्वेंस वोल्टेज इंड्यूस हुई है माइनस प्लस एंड माइनस प्लस, ये इसी वाइंडिंग में क्या करेगी करंट्स को सर्कुलेट करती रहेगी। द करंट्स विल बी सर्कुलेटिंग इन दिस वाइंडिंग ओनली विदाउट कमिंग आउट इन द ट्रांसमिशन लाइन। इट इज ए बिग हेडेक फॉर मी। ओके, इट इज ए बिग, इसी वाइंडिंग में सर्कुलेट करते रहेंगे मेरे करंट्स। ठीक है, इसलिए मैं करता हूँ हमेशा ऑल द बिग जनरेटर्स आर स्टार कनेक्टेड। आगे डिस्कस करेंगे, मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, फील्ड वाइंडिंग क्या मेरी 2600 एम्पियर्स DC एट 310 वोल्ट। यू कैन सी वोल्टेज कितने 10 वोल्ट्स और 2600 एम्पियर्स। अगर आप यहाँ से निकालोगे आपका रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग क्या होगा मेरा V अपॉन में I 310 अपॉन में 2600। इफ यू कैलकुलेट दिस इट विल बी वेरी वेरी लो वैल्यू। क्यों है ये मेरा लो वैल्यू, क्योंकि क्या है मेरा DC और मेरे क्या है सिर्फ और सिर्फ कॉपर वाइंडिंग है और मैं कॉपर वाइंडिंग में डायरेक्टली अपना करंट फ्लो करा रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरी 0.12 ओम, ओनली दिस मच स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, 0.12 ओम बस। और जितनी मैं पावर दे रहा हूँ अपनी DC इसको रोटर फील्ड वाइंडिंग को कहाँ जा रही है मेरी, the entire power is dissipated as heat. It provides the working flux to convert the power from one form to another, electrical to mechanical और mechanical to electrical। एनर्जी कन्वर्जन वही होती है मेरी एक मशीन जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कर सकती है। ठीक है, नाउ द मेन जो एक मेन कॉन्सेप्ट होता है DC इसमें सिंक्रोनस मशीन में, जो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी आएगा बार बार और आपको वैसे ही पूछा जाएगा, लाइक पूछ सकते हैं आपको ESC में क्या क्वेश्चन होता है, why generally my armature is on stator, why armature on stator, कि हम रोटर पे आर्मेचर क्यों रखते हैं। इनके सब DC मशीन में आर्मेचर कहाँ पे होगा, इनके सब DC मशीन देयर इज नो अदर ऑप्शन। एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, आपको आर्मेचर को रोटर पे रखना ही रखना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्यों, अगर आप आर्मेचर को रोटर पे नहीं रखोगे तो जो कम्यूटेटर का एक्शन है, कम्यूटेटर क्या होता है मैकेनिकल रेक्टिफायर, उसका इनके सब DC जनरेटर, इफ यू डू नॉट पुट योर armature on the rotor your commutator action will not be possible। जो AC अंदर जनरेट हुई है वो AC ही मेरी बाहर आ जाएगी। दैट्स वाई इन DC मशीन देयर इज नो चॉइस, हमेशा आर्मेचर को हमें रखना ही रखना है रोटर पे। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स इन ऑल द लार्ज ऑल्टरनेटर्स जनरेटर्स एवरीवेयर, जितनी मेरी सिंक्रोनस मशीन्स होती है सब में आर्मेचर कहाँ पर होता है स्टेटर में। तो ऐसा क्यों होता है, देखो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द वोल्टेज ऑन द आर्मेचर, कितनी वोल्टेज मेरी आर्मेचर में 15.75 kV, रोटर में 310 वोल्ट्स। जितनी ज़्यादा वोल्टेज है मेरा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरा, जो मैं अपने वायर के ऊपर, जो मेरा कॉपर कंडक्टर है उसके ऊपर जो मैं इंसुलेशन लगा रहा हूँ
जो मैं इंसुलेशन लगा रहा हूँ इस वायर के ऊपर, उसकी थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी विद द इंक्रीजिंग वोल्टेज। मेरा जो 15.75 वोल्ट kV है, उसके लिए मेरी इंसुलेशन की थिकनेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी मेरी इंसुलेशन थिकनेस फॉर दिस 15.75 kV। जो 310 वोल्ट्स है उसके लिए क्या चाहिएगा मेरा, बहुत पतला इंसुलेशन, ठीक है। 310 वोल्ट से मेरा इंसुलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा इंसुलेशन रिक्वायर्ड वेरी हाई। अब जब ज़्यादा इंसुलेशन आएगा मेरा कंडक्टर पे, तो कंडक्टर का साइज क्या होगा, कंडक्टर साइज विल इंक्रीज, थिकनेस और या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज। इससे क्या होगा मेरा, मुझे स्लॉट साइज बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि स्लॉट में रखना है मुझे कंडक्टर को, मुझे अपना स्लॉट साइज बड़ा करना पड़ेगा। और स्लॉट साइज बड़ा होगा तो मेरा सेम नंबर ऑफ कंडक्टर्स के लिए मेरा जो डायमीटर ऑफ द रोटर है दैट विल इंक्रीज। फर्स्ट प्रॉब्लम, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट इज माय सेकंड प्रॉब्लम, करंट कितना था मेरा स्टेटर में 9050 एम्पियर, इसमें 2600 एम्पियर। जो मैंने आपको एक मशीन का डाटा दिखाया था उसे करंट की बात कर रहा हूँ। अब जब मेरा इतना करंट एक कंडक्टर में से फ्लो करेगा तो व्हाट विल बी द जूल हीटिंग और पावर लॉस, I²R 9050 का होल स्क्वायर इंटू R। दिस इज वेरी हाई हीट, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी मेरी, क्योंकि पावर लॉस क्या है, बहुत ज़्यादा। व्हाट विल हैपन, जैसे ही मेरा हीट जनरेट होगी तो मैं क्या होगा, मेरा कॉपर कंडक्टर एक्सपेंड करेगा, कॉपर कंडक्टर एक्सपेंड करेगा मेरा, ठीक है। साथ ही साथ मेरा जो इंसुलेशन है वो भी एक्सपेंड करेगा, वो भी एक्सपेंड कर गया। बट कॉपर क्या है मेरा, मेटल। इंसुलेशन क्या है मेरा, लाइक प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक है या PVC है, जो भी है वो उसका क्या है मेरा इंसुलेशन। अब जब मेरा टेम्परेचर वापस से कूल होगा, ये मेरा कंडक्टर सपोज लोड कम हो गया या फिर मैंने जनरेटर को बंद कर दिया, तो मेरा करंट क्या हो गया, सपोज डिक्रीज और करंट बिकेम 0। तो क्या हुआ, ज़्यादा हीट जनरेट नहीं हुई, तो मेरा क्या होगा, वायर कूल होगा। जब कूल होगा तो कॉपर तो वापस आ जाएगा, क्यों, ये तो मेटल है, ये तो बार बार आप इसको हीट करोगे तो एक्सपेंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मेरा कॉपर तो आ जाएगा वापस। लेकिन जो मेरा इंसुलेशन है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, मेरा इंसुलेशन क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या आएगा मेरा, मेरे बीच में एयर गैप जनरेट हो जाएगा, देयर विल बी ए एयर गैप, बीच में आ जाएगा मेरा एयर गैप। अब जब एयर गैप आएगा और मेरे रोटर की स्पीड कितनी है, द स्पीड ऑफ माई रोटर इज 3000 RPM। तो ये कंडक्टर क्या होगा, इसमें हिलेगा बार बार कंडक्टर, इट विल वाइब्रेट इन दिस गैप। जो कंडक्टर होगा मेरा इंसुलेशन के अंदर हिलेगा एंड सून, बहुत कम टाइम में मेरा इंसुलेशन क्या हो जाएगा, डैमेज, इट विल रप्चर आउट एंड माई कंडक्टर विल कम आउट, देयर विल बी ए conductor or phase to ground fault in the armature. That's why I do not put my conductor or armature on the rotor. First thing. Now second thing, एक बार बताता हूँ मैं आपको बात। ये बात मैंने आपको DC मशीन में बताई थी। लाइक दिस, अगर ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है, तो इसमें जो कंडक्टर होते हैं कैसे आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाइंडिंग लाइक दिस, देन यहाँ तो मेरा स्लॉट है, ठीक है, यहाँ तो मेरा स्लॉट है ये पूरा। तो स्लॉट के बाद क्या आएगा, वायर बाहर से घूम के आएगा लाइक दिस, फिर ऐसे आएगा, फिर बाहर से घूम के आएगा। इस वाले पोर्शन में क्या बोलता हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग, दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग, दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग। अब जो मेरा स्लॉट होता है, लाइक स्लॉट कैसा होता है मेरा, कुछ इस तरह का मेरा स्लॉट होता है, लाइक दिस, थोड़ा सेमी क्लोज टाइप का स्लॉट होता है, ठीक है। अब मैं इसमें कंडक्टर पुट करता हूँ पहले, फिर कंडक्टर पुट करता हूँ, फिर मैं क्या लगाता हूँ इसमें मैं एक वेज लगा देता हूँ। वेज होता है मेरा सपोज इस शेप का, इस शेप का मैंने वेज फिट कर दिया। तो ये मेरा वेज क्या करता है, ये स्लॉट में फंस जाता है, ये मेरा वेज है, ये स्लॉट में फंस जाता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ बाहर नहीं निकलने देता कंडक्टर को। ओके, मैं आपको मोर स्पेसिफिकली दिखाऊं अपने वेज की शेप और स्लॉट की शेप, तो ऐसी होगी, देखो ऐसा होता है मेरा, ये मेरा स्लॉट, दिस इज माई स्लॉट एंड दिस इज माई वेज, ठीक है, ये मेरा वेज है, ये मेरा स्लॉट है। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपने स्लॉट में कंडक्टर रखूँगा, ठीक है, मैंने अपने स्लॉट में कंडक्टर रख दिया। देन ये जो मेरा वेज होता है ये कुछ ऐसा होता है जैसे आपका एक्सिस है स्लॉट का, ऐसा स्लॉट ऐसा है मेरा इतना लंबा। तो इस वेज को यहाँ से लाएंगे हम और यहाँ पे ऐसे फिट करके लाइक दिस, ऐसे आएगा ये मेरा वेज, लाइक दिस ऐसे आ जाएगा मेरा ये वेज यहाँ पे स्लॉट में, और ऐसे लाके एक्सियली इसमें इंसर्ट करते हैं हम अपने स्लॉट में। तो जब मेरा वेज आ गया ये, अब जब भी मेरा ये रोटर घूमेगा तो जो मेरे वेज की ये वॉल्स हैं, जो ये एज है मेरे वेज के, जो ये वाले एज है, ये वाले एज, ये क्या होंगे, हमेशा स्लॉट से अटैच होंगे। जब मेरी मशीन घूमेगी तो क्या होगा, इस कंडक्टर को बाहर जाने से कौन रोकता है, मेरा वेज। अब जितना कंडक्टर मेरा स्लॉट में है, सी हियर, जितना कंडक्टर मेरा स्लॉट में है उसको तो वेज ने रोक लिया, बट जो ओवरहैंग है ये तो बाहर लटका हुआ है, इसको कौन रोकेगा, नो वन विल स्टॉप दिस।
इस पे क्या होगा, जब मेरा मशीन घूमेगी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी mv²/r। अब मास क्या है मेरा इसका ज़्यादा, क्यों? क्योंकि अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने आर्मेचर को ऑन द रोटर, दैट मीन्स थिक कंडक्टर, थिक इंसुलेशन, मोर मास, मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द कंडक्टर विल बी डैमेज। यहाँ पे मेरे कंडक्टर में क्या होगा, बार बार क्रैक्स डेवलप करने के चांस रहेंगे इतने हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो इट इज़ माई सेकेंड प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? ओवरहैंग की, कि ओवरहैंग मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। बट जो मेरा 310 वोल्ट है उस केस में क्या है, बहुत पतला कंडक्टर, प्लस इंसुलेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस। देखो यहाँ पे क्या है 15.75 kV, यहाँ पे क्या है 310 वोल्ट, अराउंड 50 टाइम्स वोल्टेज डिफरेंस है मेरा। 50 टाइम्स लेस वोल्टेज इज 310 वोल्ट्स। तो मेरा इंसुलेशन भी क्या होगा 50 टाइम्स लेस थिकर, बहुत कम इंसुलेशन है मेरा। इट कैन ईजिली बी प्रोवाइडेड, और यहाँ पे मेरा स्लॉट में हम कंडक्टर्स को आराम से प्लेस कर सकते हैं। सो इट इज द सेकंड रीजन कि हम आर्मेचर को रोटर पे क्यों नहीं। नाउ थर्ड थिंग इज माई वेट। अगर मैं अपने आर्मेचर को अपने रोटर पे डालूंगा, जो मेरा आर्मेचर है, आर्मेचर मीन्स जहाँ पे मेरा 15.75 kV और 9050 एम्पियर जो मेरा मेन वर्किंग करंट है और मेन वर्किंग वोल्टेज है, अगर मैं उसकी वाइंडिंग को रोटर पे डालता हूँ तो क्या होगा, मेरा वेट विल बी वेरी वेरी हाई। अब मेरा रोटर क्या होता है, यहाँ पे होता है एक बेरिंग, ठीक है, यहाँ पे एक बेरिंग है, उस पर शाफ्ट लगी हुई है मेरी, ये होता है मेरा रोटर, ठीक है, काफ़ी लंबा रोटर होता है। देन अगेन हेयर इज अनदर बेरिंग। अगर मेरा रोटर बहुत हैवी है, ठीक है, जब मेरा रोटर ऑपरेट करेगा एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में तो क्या होता है, हीट हो जाता है। अगर इस पर बहुत ज़्यादा वेट है तो पहली बात तो बेरिंग पे क्या होगा, बेरिंग पे बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर होगा। इफ माई रोटर इज टू हैवी, मेरे बेरिंग पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेट आएगा। सेकेंड थिंग, जब मेरा रोटर हॉट होगा तो इसमें एक सैग आने का चांस रहेगा। जब मेरा रोटर बहुत हैवी है तो देयर आर चांसेस दैट रोटर विल डेवलप सम सैग, और अगर सैग आ गया रोटर में देन योर मशीन इज डैमेज्ड, क्योंकि जो एयर गैप होता है स्टेटर रोटर में दैट इज वेरी वेरी लेस। द एयर गैप इन द स्टेटर एंड रोटर इज वेरी वेरी लेस। गॉट इट? तो मैं थोड़ा सा भी सैग टॉलरेट नहीं कर सकता, इवन 1 mm का सैग भी मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। नाउ माई फोर्थ फैक्टर इज कूलिंग रिक्वायरमेंट। कूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर मेरा 9050 एम्पियर का करंट कंटिन्यूसली आर्मेचर कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। जब हीट जनरेट होगी तो मुझे वो कूल भी करना पड़ेगा। कूलिंग ऑन रोटर इज फार डिफिकल्ट देन कूलिंग ऑन स्टेटर। स्टेटर में कूल करना इजी होता है क्योंकि स्टेटर मेरा रोटेट भी नहीं कर रहा, माई स्टेटर इज नॉट रोटेटिंग। बट क्या होता है, मेरा रोटर तो मेरा रोटेट कर रहा है, तो रोटर रोटेट कर रहा है जो आप उसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एयर भी आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हाइड्रोजन कूलिंग करनी पड़ेगी। आप जो भी कूलिंग करनी पड़ेगी मीन्स दैट इज वे मोर डिफिकल्ट इन केस ऑफ रोटर एज कम्पेयर टू स्टेटर। स्टेटर क्या है, मेरा स्टेशनरी है। स्टेशनरी पे अगर मेरा आर्मेचर है तो मैं आराम से इसमें या तो लिक्विड कूल कर सकता हूँ, वाटर कूल्ड भी कर सकता हूँ, या फिर हाइड्रोजन कूल्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा स्टेटर पे है तो आराम से कूलिंग हो सकती है, बट रोटर पे कूलिंग आराम से नहीं होगी। दैट इज द फोर्थ रीजन कि मैं हमेशा अपना जो आर्मेचर कंडक्टर्स है उन्हें स्टेटर पे प्लेस करता हूँ। नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट इज विथ दिस बाई डायरेक्शनल फोर्सेस। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाई डायरेक्शनल फोर्स क्या है, देखो, अगर मैंने रोटर पे डाला अपनी फील्ड वाइंडिंग, मैंने रोटर पे डाली अपनी फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग क्या है मेरी, जो बनाएंगी पोल, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, ये मेरा आर्मेचर है। अगर मैं रोटर पे डालता हूँ फील्ड वाइंडिंग, दैट मीन्स मैंने लगाया यहाँ पे डीसी, मैंने यहाँ पे डीसी लगाया और अपना 2 स्लिप रिंग से सप्लाई कर दिया टू द रोटर, 2 स्लिप रिंग से रोटर में सप्लाई कर दिया मैंने ये, ओके। इन केस ऑफ डीसी द करंट इज यूनि डायरेक्शनल, मीन्स जिस कंडक्टर में जैसे करंट फ्लो कर रहा है उसमें वैसे ही करंट फ्लो करता रहेगा। और इस कंडक्टर में करंट डायरेक्शन अगर सेम है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम इन दिस कंडक्टर देन द फोर्स विल ऑल्सो बी यूनि डायरेक्शनल फोर्स विल बी देयर। बट अगर मैं एसी की बात करूं, जो मेरा स्टेटर है, स्टेटर पे कैसा करंट है मेरा, एसी 9050 एम्पियर का आरएमएस का एसी करंट है मेरा स्टेटर पे। दैट मीन्स एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार उसके बारे में ऐसे जाएगा, फिर एक बार ऐसे जाएगा, फिर एक बार ऐसे जाएगा, फिर एक बार ऐसे जाएगा, मीन्स हर सेकंड में 50 टाइम्स इन ईच सेकंड। क्योंकि 50 हर्ट्ज की क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी है, मेरी 50 हर्ट्ज। तो इन एवरी सेकंड 50 टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल चेंज। जब इतना ज़्यादा मेरा फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेज है और स्लॉट है इनमें डिफॉर्मिटीज आएंगी। कभी मेरा कंडक्टर वेज को पुश करेगा, कभी स्लॉट को पुश करेगा, कभी वेज को कभी स्लॉट को, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। हर बार क्या है मेरा वेरिएशन आ रहा है फोर्स में। सो दिस इज
bidirectional force, it tends to damaging the conductor and as well as the rotor and also causes the vibration in my machine. So these were some conceptual things कि हम स्टेटर आर्मेचर को स्टेटर पे क्यों रखते हैं और रोटर पे क्यों नहीं रखते. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इफ ओनली वन आंसर इज आस्क्ड कि क्या दिक्कत है मेरी, तो दिक्कत क्या है मेरी, देखो जो बायडायरेक्शनल फोर्स है किसी वजह से आया मेरा, हाई करंट था, एसी करंट था, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है, हीटिंग ज़्यादा होती है, क्यों होती है, आई स्क्वायर आर से मेरी हीटिंग ज़्यादा होती है. हाई करंट है तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है कंडक्टर का, और क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा तो मेरा वेट ज़्यादा हुआ, वेट से रोटर में सह आ सकता है, और जो मूविंग सिस्टम है उसका इनर्शिया बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज हो जाता है, वो रुकने में बहुत टाइम लेगा, चलने में बहुत टाइम लेगा. सो द ऑल प्रॉब्लम इज ड्यू टू वन मेन फैक्टर. अगर मेन फैक्टर पूछे तो हम क्या है, हाई करंट. सेकंड, अगर मैं आपको एक बात और बताऊं तो इसी में जो मैंने शायद एक पॉइंट मिस कर दिया है अभी, मैं करंट कैसे लेता हूँ. अगर मेरा रोटर है, जो मेरा रोटर है वो तो रोटेट करता है, रोटर तो मेरा रोटेट करता है. अगर मैं मुझे इसमें करंट सप्लाई करना है या लेना है ऐसे, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे स्लिप रिंग्स यूज़ करूँगा, ब्रश और स्लिप रिंग, ब्रश और स्लिप रिंग. मेरे ब्रश कितना करंट कलेक्ट करेंगे, 9050 एम्पियर. अगर इतना हाई करंट अगर मैं ब्रश और स्लिप रिंग से कनेक्ट करूँगा तो मेरे स्पार्क आएंगे बार बार, सरफेस क्या होगा, रफ होगा, और माई ब्रश एंड स्लिप रिंग्स विल फ्रीक्वेंटली डैमेज्ड. इतने हाई करंट को मैं अपने ब्रश और स्लिप रिंग से कलेक्ट नहीं कर सकता. सो दीज आर द मेजर कॉन्सेप्चुअल थिंग्स कि हम हमेशा अपने जो आर्मेचर है उसको स्टेटर पे क्यों रखते हैं, रोटर पे क्यों नहीं रखते. बट फॉर वेरी स्मॉल जनरेटर्स लाइक 10 kVA और 20 kVA 50 kVA ऐसे जनरेटर के जो साइज होते हैं, उन केस में हम हमेशा स्टेटर को रखते हैं रोटर पे, स्टेटर को नहीं, सॉरी आर्मेचर को रखते हैं रोटर पे. जो मेरा आर्मेचर है, छोटे जनरेटर में जो मेरा आर्मेचर होता है वो होता है मेरा रोटर पे. क्यों, क्योंकि जनरेटर क्या है, छोटा, करंट क्या है, कम, तो इसको मैं स्लिप रिंग से आराम से निकाल सकता हूँ, ब्रश भी लगा सकता हूँ. और छोटा जनरेटर तो कितनी जनरेट करता है वोल्टेज, लाइक 440 वोल्ट 3 फेज. अब 440 वोल्ट के लिए तो इंसुलेशन भी जितना मेरा, उस केस में मैं बता रहा था आपको, फीड वाइंडिंग में क्या था, 310 था फीड वाइंडिंग में, ऐसे ही 440 वोल्ट है, तो 440 वोल्ट के लिए भी कोई ज़्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट एडवांटेज क्या होता है कि जब मैं अपने आर्मेचर को रोटर पे प्लेस करता हूँ तो मेरा आर्मेचर क्या बढ़ जाता है, इनर्शिया, और इनर्शिया बढ़ जाता है तो क्या होता है, मेरी मशीन मोर स्टेबलाइज. जो मेरे लोड फ्लक्चुएशन आते हैं उसके लिए मेरी मशीन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबलाइज. ठीक है, जो मेरा प्राइम मूवर है उस पर लोड फ्लक्चुएशन का असर कम हो जाता है अगर मेरी मशीन का इनर्शिया और मेरे मूविंग सिस्टम का इनर्शिया ज़्यादा हो तो. सो इन केस ऑफ स्मॉल जनरेटर्स द स्टेटर इज प्लेस्ड ऑन द रोटर. बट जितने भी लार्ज जनरेटर्स होंगे, एक बात ध्यान रखना, जितने भी लार्ज जनरेटर्स होंगे सबका स्टेटर कहाँ होगा, सबका आर्मेचर कहाँ होगा, स्टेटर पे. आर्मेचर स्टेटर पे प्लस ऑल विल बी स्टार कनेक्टेड. गॉट इट. नाउ सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, Pn by 120. ठीक है, स्पीड कौन डिसाइड करता है, मेरा स्पीड ऑफ नंबर पोल और नंबर ऑफ पोल्स, जो मेरा प्राइम मूवर है. ठीक है, मेरी प्राइम मूवर की स्पीड है, उसी से क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स डिसाइड होंगे. फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी लाइक 50 हर्ट्ज. अगर मेरा जो वो है क्या, जो मेरा प्राइम मूवर है, अगर वो घूम रहा है 3000 RPM पे, तो मेरे नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, 2 पोल. मेरा अगर वो घूम रहा है प्राइम मूवर 1500 RPM पे तो 4 पोल, वो घूम रहा है 750 RPM पे तो 8 पोल्स, लाइक दैट. ठीक है, तो जितनी मेरी प्राइम मूवर की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर ऑफ पोल्स डिसाइड होंगे. ओके, फिर अब मेरा आता है 2 ऑप्शन आएंगे मेरे, क्या क्या, एक हाई स्पीड और एक लो स्पीड, एक हाई स्पीड और एक लो स्पीड. वैसे जब हमने पावर जनरेटिंग स्टेशंस किए थे पावर सिस्टम 2 में, सॉरी पावर सिस्टम 1 में, तो मैंने आपको सारे पावर प्लांट्स दिखाए थे, लाइक स्टीम पावर प्लांट और न्यूक्लियर और थर्मल और हाइड्रो. हाइड्रो में क्या होता है, मेरा स्पीड कम होती है और नंबर पोल्स क्या होते हैं ज़्यादा. देखो सीधी सी बात है, F इज टू PN अपॉन में 120. अब मैं इंडिया में कोई भी पावर प्लांट लगा रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी तो होगी फिक्स 50 हर्ट्ज. क्यों, क्योंकि पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही यूज होती है. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी फिक्स है 50 हर्ट्ज, दैट मीन्स P इंटू N इक्वल्स टू 6000. अब मेरा ये फिक्स रखना है. सपोज अगर मेरा प्राइम मूवर है कितनी स्पीड का, 3000 RPM, तो P क्या होंगे, 2. अगर मेरा प्राइम मूवर है 1500 RPM का तो नंबर ऑफ पोल्स 4. अगर मेरा प्राइम मूवर है 750 RPM का, नंबर ऑफ पोल्स 8. मेरा प्राइम मूवर है 375 RPM का, नंबर ऑफ पोल्स 16. ये कहाँ पे होता है मेरा, इट इज जनरली सीन इन द हाइड्रो पावर प्लांट्स. और इनफैक्ट मेरे यहाँ से भी कम जा सकते हैं, वहाँ पे स्पीड जो है इससे भी कम हो सकती है. सपोज अगर मेरी स्पीड कितनी होगी 150, ये मेरा N. अगर मेरी स्पीड होगी 150 तो पोल कितने हो जाएंगे मेरे, पोल्स विल बी 40 पोल्स. ठीक है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पोल्स आर डिसाइडेड बाय द
प्राइम मूवर स्पीड। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई हुई है पहले भी कि जो भी मेरी स्टीम टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन आर वेरी वेरी एफिशिएंट एट हाई स्पीड्स। जितनी ज़्यादा हाई स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा मेरी स्टीम टरबाइन क्या होगी, एफिशिएंट। दैट्स वाई इफ यू सी दैट, अगर मैं आपको एक जनरेटर का डाटा दूँ, STG स्टीम टरबाइन जनरेटर, उसमें क्या था मेरा, लाइक 35 मेगावाट का जनरेटर था मेरा, 35 MVA, ओके 35 MVA का जनरेटर था मेरा। जो स्टीम टरबाइन थी उसकी स्पीड क्या थी, 6300 RPM। स्टीम टरबाइन है जो मेरी लाइक दिस, उसकी स्पीड थी मेरी 6300 RPM। उसके बाद क्या था, उसके बाद था मेरा एक गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की रेशो 2.1:1। गियर बॉक्स की आउटपुट स्पीड 3000 RPM। 3000 RPM मेरी गियर बॉक्स की स्पीड थी। इससे मैंने कनेक्ट किया अपना जनरेटर। क्यों किया मैंने ऐसा, बिकॉज स्टीम टरबाइंस आर वेरी वेरी एफिशिएंट एट हाई स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा मेरी स्टीम टरबाइन क्या होती है, एफिशिएंट। दिस वाज द जनरेटर दैट आई सॉ दैट आई हैव वर्कड अपॉन इन ए कैप्टिव पावर प्लांट इन वन ऑफ द लीडिंग रिफाइनरीज ऑफ इंडिया। ओके, तो मैंने वहाँ इस SDG पे काम किया था। गियर बॉक्स था 2.1:1 का। जो करने को तो वो स्टीम टरबाइन 3000 RPM की डिजाइन कर सकते थे, बट जितनी ज़्यादा स्पीड होती है मेरी उतना ही ज़्यादा मेरी स्टीम टरबाइन एफिशिएंट होती है। दैट्स वाई जितने भी थर्मल पावर प्लांट होंगे आपके, वो होते हैं 3000 RPM के। नंबर ऑफ पोल्स आर ऑलवेज 2 इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अब बात आती है सेकंड, कि जब स्पीड ज़्यादा होगी तो आप रोटर कैसा यूज़ करोगे, सिलेंड्रिकल और सेलिएंट। मेरे पास दो ही रोटर के ऑप्शन है, एक सिलेंड्रिकल और एक सेलिएंट। सिलेंड्रिकल कैसा होगा मेरा, ऐसा सर्कुलर, ठीक है। इसमें बने होंगे पोल। यहाँ पे सपोज मैंने वाइंडिंग डाल दी, यहाँ मैंने वाइंडिंग डाल दी लाइक दिस, ठीक है। सिलेंड्रिकल होते हैं मेरे, कहाँ पे यूज होते हैं मेरे सिलेंड्रिकल रोटर, दे आर यूज्ड इन हाई स्पीड और लेस नंबर ऑफ पोल्स। और ये तो बात बिल्कुल वो है, मेरा जस्टिफाइड है। जहाँ स्पीड हाई होगी वहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे, लो। लाइक 3000 स्पीड नंबर ऑफ पोल्स 2, 1500 स्पीड है तो नंबर ऑफ पोल्स 4 है, ठीक है। तो जहाँ पे हाई स्पीड है, लेस नंबर ऑफ पोल है, वहाँ मेरा होता है सिलेंड्रिकल रोटर यूज्ड। और मेरा सेलिएंट पोल कहाँ पे होता है, दिस इज माई सेलिएंट पोल रोटर, दिस इज माई सेलिएंट पोल रोटर लाइक दिस। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसमें वाइंडिंग कैसी होती है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रिक। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रिक। सब हम एक एक करके मैं सारे आपको, ये रोटर है सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल रोटर, दोनों डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना जान लो, जो मेरा सेलिएंट पोल रोटर है वो क्या होता है, लो स्पीड और लार्ज नंबर ऑफ पोल्स। लो स्पीड लार्ज नंबर ऑफ पोल्स, तो कहाँ मिलेगा आपको ये आपको मिलेगा जनरली देखने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपको ये रोटर देखने को मिलेगा। एंड सिलेंड्रिकल कहाँ मिलेगा आपको, जितने भी मेरे थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जहाँ पे भी स्टीम से टरबाइन चलती है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है या गैस टरबाइन है, जितने भी प्लांट है मेरे, वहाँ पे मिलेगा मैं आपको थर्मल पावर प्लांट में सिलेंड्रिकल रोटर। सो व्हाट इज द रीजन कि जो मेरा हाई ये सेलिएंट है, इसको मैं लो स्पीड यूज करता हूँ, इसको मैं हाई स्पीड यूज करता हूँ। वाई, देखो पहली बात तो सेलिएंट में आप यहाँ पे देखो क्या है, मेरा ये पोल शू है, यहाँ पे क्या है मेरी वाइंडिंग। अगर मेरा ये रोटर, इसको मैं क्या यूज करता हूँ हाई स्पीड पे, मैं इसको बहुत हाई स्पीड रोटेट करता हूँ, तो क्या होगा, जितनी वाइंडिंग है फोर्स कहाँ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी आउटसाइड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी आउटसाइड, तो मेरी वाइंडिंग कहाँ पे फोर्स लगाएंगी, इस पोल्स को फोर्स लगाएंगी। और अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल ब्रेक डाउन दिस पोल शू, दिस पोल शू विल बी ब्रोकन। सेकेंड बात क्या है मेरी, सिलेंडर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स जहाँ पे डायमीटर बड़ा होगा। अगर मुझे 8 पोल लगाने हैं तो मैं 8 पोल ऐसे तो लगाऊंगा नहीं, लाइक दिस 1 2 3, क्यों नहीं लगाऊंगा मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे मैंने अगर पोल लगा दिए तो फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर कट करने की बजाय फ्लक्स डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ पोल जंप कर जाएगा, यहीं की यहीं, नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल डायरेक्टली जंप कर जाएगा। इट वॉन्ट कर द आर्मेचर कंडक्टर्स, दैट्स वाई अगर मेरे नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, अपने रोटर का डायमीटर इंक्रीज करना पड़ेगा, लाइक दिस। एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, लाइक दिस, एक पोल यहाँ पे। तो ऐसे जितने ज़्यादा नंबर पोल्स करने हैं मुझे अपना रोटर का डायमीटर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा डायमीटर इंक्रीज हुआ मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट दिस लोकेशन क्या होगा, mv²/r, उतना ही ज़्यादा मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। v क्या मेरी, v है मेरी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा क्या मेरी एंगुलर वेलोसिटी,
वी इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आप पुट करोगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पर आर से आर कट गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। जितनी ज़्यादा मेरी रेडियस होगी, जितना दूरी पे मैं देख रहा हूँ, उतना ही ज़्यादा क्या होगा मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मेरा रोटर ब्रेक डाउन कर जाएगा अगर मेरी बहुत हाई वेलोसिटी होगी तो। ओके, तो अब हम ऐसे एक काम करते हैं, अगले सेशन में स्टार्ट करते हैं विद द रोटर। अगले सेशन में हम अपना सिलेंडर का रोटर पढ़ेंगे और सिलेंडर पोल रोटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो थैंक यू, सी यू, बाय बाय।